बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 19.1, the electron in the hydrogen atom makes a transition from n is equal to 2 energy state to the ground state n is equal to 1. Find the wavelength of emitted photon. एग्जाम्पल 19.1 है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है। कहाँ से जी? n2 से आ रहा है n1 की तरफ। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द परमिटेड इमिटेड फोटोन। तो जो फोटोन एमिटर है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। एटम के अंदर जिस ऑर्बिटल को छोड़कर इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आता है, नीचे वाले ऑर्बिट, हम जब कैलकुलेशन करते हैं वेवलेंथ की तो हम हायर ऑर्बिट जहाँ से वो जंप करता है उसको n2 कहते हैं, और जिसमें वो जंप कर रहा होता है उसको n1 कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स के जो नंबर हैं इत्तेफाक से जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है भी n इज़ इक्वल टू 1 है और ये n इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 2 है और n इज़ इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये k शेल है और ये l शेल है। तो अभी हम डेटा इसका लिखते हैं। तो n2 जो है आपका 2 है और n1 1 है। इसके बाद हमें रेडबर्ग कांस्टेंट RH की भी ज़रूरत पड़ेगी। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और हमारे पास जो फार्मूला है वेवलेंथ फाइंड करने का वो है। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने जस्ट फार्मूले में ये तीन चीज़ें पुट करनी है। हमारे पास लेमडा आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा की, यानी लेमडा का रेसिप्रोकल की फॉर्म में हमारे पास फार्मूला है 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट RH मल्टीप्लाइड 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू RH की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.097 इंटू 10⁻⁷। और यहाँ पे 1 अपॉन 1 है, n1 की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, n2 जो है यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन लेमडा 1.097 10⁻⁷। इसका एलसीएम लें, एलसीएम 4 आएगा, 4 माइनस 1 होगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 1 अपॉन लेमडा। हैंड राइटिंग के लिए माजरत, डिजिटल कैनवस में हैंड राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो हमने अभी क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, सारे का सारा रिवर्स करना है। हम लेमडा फाइंड करेंगे तो लेमडा इज़ इक्वल टू ये 3/4 भी उल्टा हो जाएगा और ये भी। तो ये 4/3 मल्टीप्लाइड बाई रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो इसके साथ ही आ जाएगा 1.097 10⁻⁷। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप प्लग इन करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं तो ये इसका आंसर कुछ यूँ बनता है 0.123456121154। तो यहाँ तक आप काउंट करें ना तो ये बनते हैं 9 पोजीशंस बनती हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं 121 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये नैनोमीटर के अंदर आ गया। तो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि 121 नैनोमीटर है, 121 0.5 भी लिख लेते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा 121.5 नैनोमीटर्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर है। Example 19.2, the Balmer series for hydrogen atom corresponds
to electronic transition that terminate in the state of quantum number n is equal to 2, find the longest wavelength of photon emitted. एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा हुआ है द बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम correspond to electronic transition that terminate in the state of quantum number n is equal to 2. ये n2 से n2 के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट हों, बाहर से आएंगे और n2 पे टर्मिनेट हों, तो ये जो सीरीज़ बनती हैं ये बाल्मर सीरीज़ कहलाती हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड। तो बाल्मर सीरीज़ में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटोन जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये समझ लें कि बाल्मर सीरीज़ किसे हम कहेंगे कि जब सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर से जंप करें और कहाँ पे आएँ, n इज़ इक्वल टू 2 में आएँ। ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट से जंप करके आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 हो सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है 2 के अंदर, तो ये जो सीरीज़ रिलीज़ होती है ये बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दूसरे लफ्ज़ों में सबसे कम एनर्जी या सबसे कम फ्रीक्वेंसी वो होगी कि जिसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम हो। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किस में है? क्या 4 और 2 का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है या 3 और 2 का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है? 4 माइनस 2 करते हैं तो क्या बनता है? 4 माइनस 2 होता है, ठीक है। और इसी तरह 3 माइनस 2 करते हैं तो 1 होता है। सबसे कम एनर्जी डिफरेंस जो है कंजक्टिव ऑर्बिट्स का होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जंप करके n3 से n2 के अंदर आएगा तो सबसे कम एनर्जी का फोटोन रिलीज़ करेगा, यानी सबसे दूसरे लफ्ज़ों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का, सबसे बड़ी वेवलेंथ का फोटोन रिलीज़ होगा। तो इसमें हम क्या लेंगे? n1 जो है वो हमारा 2 है, क्योंकि टर्मिनेट जो है n1 के अंदर हो रहा है और n2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या होगा? n2 इज़ इक्वल टू 3। रेडबर्ग कांस्टेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 10⁻⁷ और सोल्यूशन इसका यहीं लिख लेते हैं 1/λ। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अभी से नहीं डालते। 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर, और इसके अंदर सारी वैल्यूज़ डाल लेते हैं लेकिन रेडबर्ग कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। 1/n1 जो है, यहाँ पे n1 क्या है? n1 है 2 और n2 है 3, तो 1/n1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस 1/n2 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है जी। 1/λ इज़ इक्वल टू RH। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद रिवर्स करेंगे और तभी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी डाल देंगे। तो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 36 है एलसीएम इसका, 36 आता है। 4 कितनी दफ़ा जाता है? 9 टाइम, तो 9 आ जाएगा। और 9 कितनी दफ़ा जाता है? 4 टाइम, तो 4 आ जाएगा। तो 1/λ इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4 कितने हो गए? 9 माइनस 4 हो गए 5, और 5/36 है। अब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने से ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, सॉरी ये अच्छा हो गया। लैम्डा इज़ इक्वल टू 36 ऊपर आ जाएगा और 5RH नीचे आ जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं। तो 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.097 10⁻⁷। अब इसकी जो वैल्यू होगी ये है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटोन जो है बाल्मर सीरीज़ में से। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 के बाद 6 0 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 6 5 6 6 5 6 3 4, ठीक है। इस पॉइंट को मूव करें और यहाँ ले जाएं तो 10⁻⁻9 लिखना होगा। 6 5 6.34 10⁻⁻9, इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 656.34 नैनोमीटर्स। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है फोटोन की, जो बाल्मर सीरीज़ का फोटोन होगा।
इससे कम सीरीज़ का बाल्मर सीरीज़ में इससे कम वेवलेंथ का फोटॉन जो बाल्मर सीरीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता। वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ नहीं बल्कि ये सबसे ज़्यादा लेंथ वेवलेंथ है। कम फ्रिक्वेंसी है, ये सबसे कम फ्रिक्वेंसी और सबसे लॉन्गेस्ट जो है वेवलेंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 19.3, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन इन बाल्मर सीरीज। उसी तरह का क्वेश्चन है 19.3, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन फाइंड किया था, अब हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे कि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कौन से दो ऑर्बिट्स के दरमियान है। एक तो हम कंसिडर करेंगे n इज़ इक्वल टू 2, ये टर्मिनेटिंग है बाल्मर सीरीज़ के लिए, सारे फोटॉन यहीं पे फॉल करेंगे। तो क्या है ये n1 इज़ इक्वल टू 2, तो ये तो कंफर्म होगा। n1 हमारे पास क्या है, n1 इज़ इक्वल टू 2। और उसके बाद इसके ऊपर वाले ऑर्बिट से जितना दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतनी ही ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का फोटॉन रिलीज़ होगा। तो हम समझते हैं कि ये फ़र्ज़ करें एटम है, एटम के बाहर से बिल्कुल एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में जंप करके आता है और वो n इज़ इक्वल टू 2 के अंदर आकर रिजाइड कर जाता है, यहाँ टर्मिनेट हो जाता है। तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होगी बाल्मर सीरीज़ के अंदर। तो क्या होना चाहिए, n2 को हम लिख लेते हैं इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 लैम्डा। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ और 1 लैम्डा। इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं 1 लैम्डा इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, उसी तरह से आएगा 1/n1 जो है वो चूँकि n1 2 है तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, माइनस 1/∞ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 लैम्डा RH 1/4 ये आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सीधा करते हैं, लैम्डा को ऊपर लेके जाएं, ये बाकी सारे नीचे आ जाएंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा और रेडबर्ग कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 4/RH। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 1.097 10⁻⁷। तो इसका जो आंसर आएगा वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी बाल्मर सीरीज़ में। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 के बाद 6 सिफर आएंगे और उसके बाद होगा 364.36 होगा। इसको अब कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने से ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, कन्वर्ट करने से ये आएगा 364.36 10⁻⁹ मीटर और इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 364.36 नैनोमीटर्स। तो ये जो फोटॉन है बाल्मर सीरीज़ में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन है, जो कि बिल्कुल जो है एटम के बाहर से आ रहा है, हाइड्रोजन एटम के बाहर से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है तो वहाँ से ये आ रहा है और टर्मिनेट कहाँ होंगे n इज़ इक्वल टू 2 में। तो इसलिए यहाँ से जो रिलीज़ होगी मैक्सिमम एनर्जी का फोटॉन रिलीज़ होगा और वेवलेंथ होगी 364.36 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 19.4, when a hydrogen atom is bombarded, the atom may be raised to a higher energy state. As the excited electron fall back to lower energy level, light is emitted. What are the 3 longest wavelength spectral lines emitted by the hydrogen atom as it returns to n is equal to 1 state from higher energy state? Similar question ही है 19.4, when hydrogen atom is bombarded, the atom may be raised into higher energy state. As excited electron fall back to the lower energy level, the light is emitted. What are the 3 longest wavelength spectral lines emitted
बाय द हाइड्रोजन एटम एज इट रिटर्न्स टू n इज इक्वल टू 1 स्टेट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट। बड़ा सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे वापस आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 के अंदर वापस आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर वाले ऑर्बिट से। तो लॉन्गेस्ट 3 वेवलेंथ्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू 2 सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ से रिलीज़ होगी, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ से रिलीज होगी जब n2 को हम 2 लेंगे, और उससे जो है उससे जो छोटी वेवलेंथ होगी वो n2 इज इक्वल टू 3 से रिलीज़ होगी, और उससे छोटी वेवलेंथ जो है वो n2 इज इक्वल टू 4 से रिलीज़ होगी, n2 इज इक्वल टू 4 से रिलीज़ होगी। लेकिन सब में n1 क्या है, इन सब में n1 जो है वो 1 ही है, ठीक है जी। तो हम ये इसके अंदर पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास ये सारी वेवलेंथ्स आ जाएंगी। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लेमन सीरीज़ की, जो अगर टर्मिनेटिंग जो शेल है वो n इज इक्वल टू 1 हो, एल शेल हो, के एल एम एन वगैरह वगैरह हैं। अगर के शेल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हों, टर्मिनेट हो रहे हो, तो ये लेमन सीरीज़ है और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन की 3 फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ये 3 वेवलेंथ्स हैं जो कि सबसे लॉन्गर वेवलेंथ्स है, यानी लोअर साइड पे, अल्ट्रावायलेट के लोअर साइड पे ये लाई करती हैं तीनों फ्रिक्वेंसीज़। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले n1 हम क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू 1, और n2 को हम क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4। ये 3 हमने फाइंड करनी है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है आपके पास है 1.097 10 टू पावर 7। तो सबसे पहले ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में एक वाला पार्ट ये वाला कर भी चुके हैं, जब n2 को हमने 2 सपोज किया और n1 को 1 सपोज किया, तो ये वाला काम हम कर चुके हैं। 1 to 1 इसकी वेवलेंथ आती है, बट हम यहाँ दोबारा सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट RH 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू RH 1 माइनस 1/4 ही आ जाएगा, और एलसीएम लें तो ये 4 माइनस 1 होगा, तो 3 आ जाएगा। RH इसके साथ है, तो लेमडा आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 RH आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.00000001 to 1.5 ये आता है, 1 to 1.5 सॉरी। तो इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं नैनोमीटर के अंदर। 1 to 1.5 10 टू पावर -9 मीटर है, और नैनोमीटर में 1 to 1.5 नैनोमीटर होगा। तो ये ये है लेमन सीरीज़। तो लेमन सीरीज़ का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन जो है 1 to 1.5 नैनोमीटर का है। ये आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में है, आपके देखने से ये बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लेमडा 1 हमने फाइंड कर ली। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, लेमडा 1 इज़ इक्वल टू 1 to 1.5 नैनोमीटर्स। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू RH, और 1/1 होगा 1 अपॉन, अब हम क्या यूज़ करेंगे, n2 इज़ इक्वल टू 2 यूज़ किया, अब हम 3 यूज़ करेंगे, तो 3 हम जब यूज़ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू RH 1 माइनस 1/9, एलसीएम ले लें तो 9 होगा। 9 माइनस 1 RH 1 अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा इज़ इक्वल टू RH 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 9। तो लेमडा जब आप फाइंड करेंगे तो ये 9/8 RH आ जाएगा। इसको आप फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यू इसकी रेडबर्ग कांस्टेंट की 1.097 10 टू पावर 7। तो ये बनता है, ये जवाब आएगा इसका 0.123123
और 1025 आखिर में ये आता है। अगेन ये कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 102.5 नैनोमीटर्स। तो ये सेकंड है, यानी सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन उससे छोटी वाली वेवलेंथ ये है। ठीक है, इसको हम लैम्डा 2 कह सकते हैं। लेमन सीरीज़ की सेकंड लार्जेस्ट वेवलेंथ जो है 102.5 नैनोमीटर की है। तो इससे नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लेंगे n2 इज इक्वल टू 4। अब हम लेंगे n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 4 और रेडबर्ग कांस्टेंट है वो पता ही है आपको 097 10⁻⁷ है। इस डेटा को हम यूज़ करेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16 होता है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे 16 और ये 15 आ जाएगा ऊपर। ठीक है जी, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं तो लैम्डा होगा 16 अपॉन 15 RH। तो इसकी आप वैल्यू पुट कर दें, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 16 अपॉन 15 इंटू 1.097 10⁻⁷। सॉल्व करें इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट के बाद 6 के बजाय 7 0 आएंगे। 6 हो गए, एक और हो गया और उसके बाद 9723। ठीक है, 9723। तो ये होगा इसको कब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे तो 10⁻9 हो जाएगा। ये 97 इंटू 10⁻⁻9 है मीटर्स में। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं लैम्डा 3 इज इक्वल टू 97 इंटू 10⁻9 के -9 को क्या होगा, नैनोमीटर होगा। ये 96 नैनोमीटर, 96 या 97, बुक में 96 लिखा हुआ है। ये हम ये जो राउंड ऑफ करते हैं उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ जाती हैं, बट ये 96 या 97 जो भी हो ये ठीक है। तो हमारे पास 97 नैनोमीटर आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 थी। 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 19.5, calculate the minimum wavelength produced when electrons are accelerated through a potential difference of 100 kilovolts for an X-ray tube. Students, example 19.5, calculate the minimum wavelength produced when electrons are accelerated through potential difference of 1, ये है 1 0 यहाँ पे और है, 1,00,000 वोल्ट है ये, 100 के फॉर एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब आपके पास मौजूद है जिसमें से एक्सरे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह हमने पहले एक्सप्लेन किया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, यहाँ से एक्सरेज निकलेंगी। ठीक है जी, ये वोल्टेज जो आपने अप्लाई किए हुए हैं, ये वोल्टेज कितने हैं जी, ये एनोड है, ये हैं 10⁵ वोल्ट्स हैं। ठीक है जी, तो अब कंटिन्यूस एक्सरे जो रिलीज़ होती हैं उसमें हमने उसका कुछ इस तरह से ग्राफ पढ़ा था। तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी कितनी है। कंटिन्यूस एक्सरे डिपेंड करती हैं वोल्टेज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमने कंटिन्यूस वेव के हिसाब से बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के हिसाब से कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमें आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्पाइक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं, बट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कोरिस्पॉन्ड टू कंटिन्यूस एक्सरेज। तो हमें सिर्फ इसमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो यहाँ पे हमें गिवन है, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करते। पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है 10⁵ वोल्ट्स। अच्छा, इसको हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो आपको इसकी बेसिक्स भी समझ आ जाए कि ये आया कहाँ से है। देखें जी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इस पोटेंशियल से मिल रही है। ठीक है, ई, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हैं कि जो ये सारी की सारी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी यकमुश्त लूज़ कर जाते हैं और मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ का फोटॉन रिलीज़ होता है जो कि यहाँ पे कहीं लाई करता है। तो ये हमने देखना है। तो ई जो डेल्टा ई है ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एच एफ के अंदर, ठीक है। डेल्टा ई आपको कहाँ है, एच सी अपॉन लेमडा होता है, एच सी अपॉन लेमडा। और ये जो डेल्टा ई है ये आपको कहाँ से मिली है, ये काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मिली है काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसे मिली है, वी ई इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है जी। और अब आपके पास ये वोल्टेजेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये लेमडा आपने फाइंड करना है। तो इसको आप रिप्लेस कर दें, लेमडा इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन वी ई। बस इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ अगर प्लग इन करेंगे तो आपको मिनिमम वेवलेंथ का या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक्सरे फोटॉन मिल जाएगा, जो कि 100 के पोटेंशियल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलना चाहिए। ये कुछ इस तरह से होगा, लेमडा इज़ इक्वल टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 10 टू पावर -34 जाओ सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू पावर 8। हम यूनिट्स नहीं लिख रहे, साथ मीटर में ही आएंगे डेफिनेटली। ये फार्मूला करेक्ट है, इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें चाहिए ई, पहले पोटेंशियल लिखते हैं 10 टू पावर 5 वोल्ट है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1.24 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। 1.24 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर है। नैनो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसको पॉइंट को एक दफ़ा और इधर ले जाएं, 12.4 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 12.4 पिकोमीटर्स। तो लॉन्गेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो एक्सरे फोटॉन है वो होगा लेमडा इज़ इक्वल टू 12.4 पिकोमीटर का। अगर हम जो कैथोड जो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब को कितने वोल्टेज दें, 1,00,000 वोल्ट। अगर हम इतने वोल्ट हम किसी भी एक्सरे ट्यूब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे हाई एनर्जी का जो फोटॉन मिलेगा, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो फोटॉन मिलेगा वो होगा 12.4 पिकोमीटर, उसकी वेवलेंथ होगी। कन्वर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। बहरहाल आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, 5 एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।